सौतन सौतन और सास का गांव में नहाना। देखो अनीता, तुम गांव जा रही हो, ऐसे कपड़े पहनकर जाओगी तो सब लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। ओहो, आप ऐसा क्यों सोचते हो? जब मैं गांव जाऊंगी तो सब लोग शहर के रंग ढंग देखकर बहुत खुश होंगे। देखना, ये मेरा आपसे वादा है, वादा। अनीता अमित के साथ छोटे कपड़े पहनकर उसके गांव के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही अमित अपने गांव में अनीता को अपने घर पर लेकर जाता है, उसे देखते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? हाँ, दरअसल माँ, आप अंदर चलो, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तभी दरवाजे पर नंदिनी भी आ जाती है और अमित के साथ अनीता को देखकर हैरान रह जाती है। अजी, बड़े दिनों बाद आप वापस घर लौटे हो, और ये लड़की कौन है? लगता है आपकी कोई दोस्त है। ओहो, तुम कितनी भोली हो। भला कोई आदमी अपने घर पर अपनी कोई दोस्त को क्यों लेकर आएगा? मैं उनकी पत्नी हूँ, यानी कि तुम्हारी सौतन। ये सुनते ही नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पत्नी नंदिनी और अपनी माँ को उनके कमरे में ले जाता है और उन्हें समझाता है। देखो माँ, मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी शादी नंदिनी से करवा दी थी। लेकिन नंदिनी मेरा बहुत ख्याल भी रखती है और मैं उसको हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। लेकिन मैं अनीता से प्यार करता हूँ और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। मेरी उससे बहुत पहले ही शादी हो चुकी है। हे भगवान, बेटा ये तूने क्या किया? अब गांव के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे थोड़ी तो हमारी इज्जत का ख्याल रखता। नहीं माँ जी, आप इन्हें कुछ मत कहिए। इन्होंने जो किया सही किया, और फिर इन्होंने मुझे छोड़ा तो नहीं। मैं इसी घर में इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं अपनी सौतन के साथ भी अच्छे से रहूंगी। ऐसा कहकर नंदिनी अमित की बातों को समझ जाती है, जिसके बाद में अपने कमरे में वो चली जाती है। देखते ही देखते अमित अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में रहने लगता है। एक दिन अनीता अपनी सौतन नंदिनी से कहती है, अरे यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल नहीं है क्या? मुझे खुले में नहाने की आदत है। यहाँ पर तो कोई स्विमिंग पूल है ही नहीं। दीदी, यहाँ पर स्विमिंग पूल मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक नदी है जहाँ पर आप नहा सकती हो। लेकिन वहाँ जाना मना है। सुना है वहाँ से कई आदमी गुजरते हैं, इसलिए कोई भी औरत वहाँ जाकर नहीं नहाती। ओहो, ये सारी बातें तो बेकार की हैं। भला कोई हमें नहाते हुए कैसे देख लेगा? तुम मुझे उस नदी के पास लेकर चलो। अनीता के कई बार कहने के बाद नंदिनी उसे नदी के पास ले जाती है, जहाँ वो नदी का पानी देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर नहाने का तो मजा ही अलग होगा। अनीता फटाफट अपने कपड़े उतारकर नदी में जाकर नहाने लगती है। ये सब देखकर नंदिनी उससे कहती है, अरे दीदी, जल्दी से यहाँ से बाहर निकल आओ, नहीं तो कोई मर्द जात आ जाएगा और आपको देख लेगा। अनीता दिल भर के नदी के अंदर नहाती रहती है। उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। दूसरी तरफ नंदिनी अनीता को देख देख कर बहुत ज्यादा घबराने लगती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ओहो, अब मैं क्या करूं? अनीता दीदी तो बाहर निकलना ही नहीं चाह रही हैं। हे भगवान, आज कोई हमें देखने वाले, मुझे ही पहरेदारी पर खड़े होना होगा। नंदिनी यहाँ से वहाँ देखने लगती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। जिसके कुछ ही देर बाद अनीता अच्छे से नहाकर बाहर आती है और कपड़े पहन लेती है। अरे वाह, कितना मजा आया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ऐसे नहाकर। अब से मैं रोज यहाँ पर नहाने आया करूंगी। और एक काम करना, तुम भी मेरे साथ नहाना, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। अगर अमित जी को इस सब के बारे में पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। आप जल्दी से घर चलिए। नंदिनी अनीता को वापस घर ले आती है, जिसके बाद वो अपनी सास को नदी में नहाने के बारे में बताती है। अरे माँ जी, मैं तो कहती हूँ आप भी नदी में नहाना चलना हमारे साथ, बहुत मजा आता है। अरे बहू, तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है? तुझे पता भी है वहाँ से कितने मर्द निकलते हैं, और वो भी गांव के। अरे गांव के किसी आदमी ने तुझे ऐसे नहाते हुए देख लिया तो पूरे गांव में हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। जरा इसके बारे में तो सोच। आप दोनों ऐसा क्यों सोचती हो? शहर में सभी औरत और मर्द एक साथ एक ही स्विमिंग पूल में नहाते हैं। वहाँ तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। फिर यहाँ गांव में लोग इतना क्यों सोचते हैं? मेरी बात मानो, अगर आपको भी मजे से नहाना है तो कल मेरे साथ जरूर चलना। ऐसा कहकर अनीता अपने काम में लग जाती है। देखते ही देखते शाम होने लगती है। शाम को सारे काम खत्म करने के बाद अनीता नदी में नहाने की सारी बातें नंदिनी को बताती है, जिसे सुनकर नंदिनी को भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है दीदी, कल जब आप नदी में नहाने के लिए जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, और मैं भी देखूंगी कि आखिर नदी में नहाने से ऐसे कौन से मजे आते हैं।
अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिनी और अनीता दोनों सौतन मिलकर अपने घर के सभी कामों को निपटा लेते हैं। जिसके बाद नंदिनी और अनीता दोनों मिलकर नदी के पास जाती हैं और वहां जाकर नहाने लगती हैं। अरे वाह दीदी, आप तो सच कह रही थी, यहाँ नहाने में तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। अब तो मैं रोज यहाँ पर ही नहाऊंगी। दोनों सौतनें मिलकर नदी में खूब मजे से नहा रही होती हैं कि तभी वहां पर कौशल्या भी आ जाती है और उन्हें नहाते हुए देख उनसे कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ पर नहा रही हो, तुम्हें तो हमारी जरा भी इज्जत का ख्याल नहीं। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे माँ जी, आप भी एक दिन के लिए अपनी इज्जत को भूल जाइए और यहाँ हमारे साथ मजे से नहा लीजिए। अनीता और नंदिनी कौशल्या को बहुत समझाती है, जिसके बाद में दोनों मिलकर अपनी सास को भी नदी में नहाने के लिए ले आती है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर नदी में नहाने लगती हैं कि तभी गांव के कुछ लड़के वहां से गुजर रहे होते हैं। अरे ये लड़कियों की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है नदी के किनारे से ही कहीं से आ रही है। अरे वाह, आज तो लगता है बवाल हो ही गया, कोई चिड़िया नदी में नहा रही है। वो तीनों मिलकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुपकर अनीता, नंदिनी और कौशल्या को नहाते हुए देखने लगते हैं। अरे देखो, अरे उसे देखो, उसे देखो तो सही, कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि इसकी वीडियो बना लूं। ऐसा कहकर प्रमोद अपने फोन में वीडियो बनाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते तीनों ही एक साथ मिलकर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर अमित पहुंच जाता है और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग लड़कियों के नहाते हुए फोटो और वीडियो बनाओगे? अभी रुको, मैं तुम तीनों को अभी बताता हूँ। अमित पास में पड़ा एक डंडा उठाता है और उन तीनों की खूब पिटाई करता है। जिसके बाद वो तीनों अमित से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। अरे करना तो दूर, आज के बाद हम यहाँ पर कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। वो तीनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद अमित वापस घर लौट आता है और अपनी दोनों पत्नियों और अपनी माँ के आने का इंतजार करता है। जैसे वे तीनों नदी से नहाकर आ जाती हैं, वो उनसे कहता है, आज जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। अगर आइंदा मैंने तुम तीनों में से किसी को भी नदी में नहाते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी नदी में ना खुद जाऊंगी और ना ही इन दोनों को लेकर जाऊंगी। उस दिन के बाद से अनीता को अपनी गलती का सबक मिल जाता है और वो नदी में नहाना छोड़ देती है। जी कब तक ऐसा चलता रहेगा? बल्लू और भूमि की स्कूल की फीस भी नहीं भरी है अभी तक, ऊपर से मुखिया हमारे पैसे भी नहीं दे रहा है। थोड़ा सब्र करो सरोज, मुखिया साहब हमारे पैसे दे देंगे और उसके बाद अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी भर देंगे और घर का राशन भी ले आएंगे हम। सरोज और भीमा रोजाना मुखिया के घर का काम खत्म करके एक नदी किनारे से आपस में बातें करते करते गुजरा करते थे। वह रोजाना उस नदी किनारे से गुजरते हुए अपनी परेशानियों के बारे में एक दूसरे से बात करते हुए जाते थे। एक दिन उन दोनों को नदी के अंदर एक बहुत बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। अरे ये आदमी इस नदी में क्या कर रहा है? इस बूढ़े आदमी के हाथ में तो मिर्चियां हैं और यह नदी में उन्हें डाल रहा है। भीमा उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे बाबा, आप इस नदी में इन हरी मिर्चियों को क्यों डाल रहे हो? भला ऐसा करने से क्या होगा? अरे बेटा, मैं इन मिर्चियों को इस नदी में उगाना चाहता हूँ, लेकिन नदी में मिर्च कैसे उग सकती हैं? आप तो बेकार में मेहनत कर रहे हो। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? बूढ़े आदमी के पूछने पर भीमा उसके साथ नदी में मिर्चियां उगाने की कोशिश करता है, लेकिन ना तो भीमा नदी में मिर्चियां उगा पाता है और ना ही वह बूढ़ा आदमी। जिसके बाद भीमा अपनी पत्नी सरोज के साथ वापस घर लौट आता है। अब तो राशन भी खत्म हो गया, कल हमें किसी भी हाल में मुखिया से पैसे लेने ही होंगे। कल मैं मुखिया से पैसे जरूर मांगूंगा। जो भी घर में बचा खुचा होता है सरोज बना देती है। जिसके बाद वह अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सरोज भीमा के साथ मुखिया के घर काम करने जाती है, लेकिन उस दिन मुखिया घर पर होता ही नहीं। जिसके बाद वह दोनों शाम को काम करके वापस अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं। आज भी हमें पैसे नहीं मिले, अब हम क्या करेंगे? जैसे ही वह नदी आती है, वह बूढ़ा आदमी हर रोज की तरह फिर से नदी के अंदर हरी मिर्च उगाने की कोशिश करता है। अरे बाबा, क्यों आप परेशान हो रहे हो? भला नदी में मिर्च उगती है क्या? आप अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल क्यों नहीं देते? तभी सरोज कुछ हरी मिर्ची उठाती है और नदी में उगाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह नदी में मिर्च उगाती है, उसके ऐसा करते ही पूरी नदी मिर्च के खेत से भर जाती है।
और वह मिर्च कोई मामूली मिर्च नहीं बल्कि सोने की मिर्च होती है और वह बूढ़ा आदमी अचानक से एक देवता के रूप में बदल जाता है। आखिरकार तुमने ये कर ही दिखाया। भीमा ने कई बार मिर्च उगाने की कोशिश की लेकिन मिर्च नहीं उगी, लेकिन वही सरोज ने अपने सच्चे मन से मिर्च उगाने की कोशिश की तो इस जादुई नदी ने अपना कमाल दिखा दिया। ये कोई मामूली मिर्च नहीं है, ये सोने की मिर्च है और मैं इस नदी का देवता हूँ। मैं रोज तुम्हें घर की परेशानियों के बारे में बात करते हुए सुनता हूँ। तुम दोनों भले लोग लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आज से ये जादुई नदी की जादुई सोने की मिर्चियों का खेत तुम्हारा हुआ, लेकिन याद रखना कभी भी इसके बारे में किसी को मत बताना। इतना कहकर देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं। अजी जरा देखिए तो सही, ये तो सच में सोने की जादुई मिर्च है। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो सोने की जादुई मूर्तियां हैं। चलो इन्हें तोड़ लेते हैं। सरोज और भीमा उन जादुई सोने की मिर्चियों को तोड़ लेते हैं, जिसके बाद वहाँ दोबारा से नई मिर्च उग जाती है। अरे ये तो सच में सोने की जादुई मिर्ची है। अब हम यहाँ से जितनी चाहे सोने की मिर्च ले जा सकते हैं। उस दिन के बाद से सरोज और भीमा दोनों ही नदी से सोने की मिर्च निकाल करके ले जाते हैं, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। और अब भीमा और सरोज अपने दोनों बच्चों को एक बड़े स्कूल में डाल देते हैं। सरोज, मैं सोच रहा था कि हमारे जितने और पता नहीं कितने गरीब और बेसहारा लोग इस दुनिया में हैं, क्यों ना हम उन जादुई सोने की मिर्च की मदद से गांव के कुछ गरीब बेसहारा लोगों की मदद करें। अजी आपने तो मेरे मुंह की ही बात छीन ली, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रही थी। अगले दिन भीमा और सरोज दोनों नदी से सोने की जादुई मिर्चियां तोड़ने जाते हैं। वह दोनों कई सारी सोने की मिर्चियों को तोड़कर ले जाते हैं, जिसके बाद वहां दोबारा से नई मिर्चियां उग आती हैं। भीमा और सरोज दोनों उन सोने की मिर्चियों को सुनार की दुकान पर बेचकर उससे पैसा ले लेते हैं, जिसके बाद वह गरीब और बेसहारा गरीब लोगों के घरों में राशन और जरूरत का सामान देते हैं। अब भीमा और सरोज दोनों मुखिया के घर का काम करना भी छोड़ देते हैं। एक दिन मुखिया का चमचा कालू उनसे कहता है, अरे मालिक, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया इन नौकरों को जो ये आपसे भी ऊपर हो गए? अरे ये गरीब तो लोगों में राशन और उनके जरूरत का सामान भी बांट रहे हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करो, तुम दोनों के ऊपर नजर रखो, मैं भी तो देखूं कि आखिर इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। उस दिन के बाद से कालू सरोज और भीमा के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है, जिसके चलते एक दिन भीमा और सरोज फिर से नदी से जादुई सोने की मिर्चियों को तोड़ने के लिए जाते हैं। अरे दादा, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? एक नदी के अंदर से मिर्चियों की खेती, और वो भी कोई मामूली मिर्च नहीं, सोने की जादुई मिर्चियाँ। अरे ये खबर तो मुझे तुरंत मुखिया तक पहुँचानी चाहिए, इसके चलते मुझे भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा। कालू नदी के अंदर से जादुई मिर्चियों की खेती के बारे में मुखिया को सब बता देता है। अच्छा, तो इस नदी में सोने की जादुई मिर्चियाँ उगती है। अरे मैं इस गांव का मुखिया हूँ और उस नदी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज रात के समय हम उस नदी किनारे जाएंगे और सारी सोने की मिर्चियाँ तोड़ लेंगे। मुखिया रात के समय कालू के साथ में कई सारे अपने गुंडों को नदी किनारे ले जाता है, जिसके बाद वह अपने सभी गुंडों से कहता है, इस खेत की एक भी मिर्च छूटनी नहीं चाहिए, मुझे सब के सब चाहिए, इसलिए ध्यान से सारी मिर्चियां इन सभी टोकरियों में भर लो। मुखिया की बात मानकर सभी गुंडे और मुखिया भी सोने की मिर्ची तोड़ने के लिए नदी में उतर जाते हैं। जैसे ही वह सोने की जादुई मिर्चियों को तोड़ते हैं, उनके अचानक से हाथ जलने लगते हैं। अरे दादा, ये सब क्या है? मेरे हाथ क्यों जल रहे हैं? अरे कालू के बच्चे, तेरे साथ साथ मेरे भी हाथ जल रहे हैं, तूने ये कहाँ फंसा दिया? देखते ही देखते मुखिया के सभी गुंडों के हाथ जलने लगते हैं। तभी नदी के अंदर से देवता प्रकट होते हैं और उन सभी से कहते हैं, ये कोई मामूली मिर्चियों का खेत नहीं है। अगर कोई गंदी नियत से इन सोने की जादुई मिर्चियों को तोड़ने की कोशिश करेगा या लालच में आकर इन्हें तोड़ेगा, तो उसके हाथ इसी प्रकार जलकर राख हो जाएंगे। ये इस नदी का श्राप है। एक नदी के अंदर जादू और श्राप दोनों कैसे हो सकता है? यही तो इस नदी की खासियत है। देवता जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं लालच में कभी कुछ नहीं करूंगा। मेरे हाथ बहुत बुरी तरीके से जल गए हैं।
इन्हें ठीक कर दीजिए। तभी वहाँ सरोज और भीमा भी पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वे उन सब की हालत देखकर देवता से कहते हैं, देवता जी, इन्हें माफ कर दीजिए, इनसे भूल हो गई, आइंदा ये लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। भीमा के कहने पर देवता उनके हाथों की जलन को दूर कर देता है, जिसके बाद वह सभी वहां से भाग जाते हैं और हर बार की तरह सरोज और भीमा इस बार भी नदी से जादुई सोने की मिर्चियों को तोड़कर ले जाते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हैं, जिसके बाद वह लोग अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखिए, अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं और आप हो कि सारा पैसा छीन लेते हो। घर में राशन खत्म हो चुका है, ये पैसे मैंने राशन के डलवाने के लिए रखे थे। अरे तेरे ये पैसे मैं थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ। जब मैं जुआ जीत जाऊंगा तो उसमें इन पैसों से डबल पैसा होगा, फिर मैं ये पैसा तुझे वापस लौटा दूंगा। बाबूजी, मैं जानती हूँ आप ये पैसे जुए में हार जाओगे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देख बहू, मैं तेरा ससुर हूँ ससुर। अरे अपने ससुर का लिहाज कर और मेरे सामने कम बोल। ऐसा कहकर बबलू सारे पैसे ले लेता है। थोड़ी ही देर बाद अमित भी आ जाता है और अपनी पत्नी आरती से कहता है, अरे आरती, जरा मुझे थोड़े से पैसे तो देना। अरे कैसे पति हो तुम? दिन भर यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो और शाम को जब मैं काम पर से वापस आती हूँ तो मुझसे पैसे मांगने आ जाती हो। इतने पैसे में कहाँ से लेकर आऊँ मैं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आरती का ये जवाब सुनते ही अमित को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो आरती को जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद आरती के चेहरे पर तमाचा छप जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुंह जोड़ी करने की? अरे मैं तेरा पति हूँ, तेरे पैर की धूल नहीं हूँ जो तू मुझे कुछ भी सुनाएगी और मैं सुनता चला जाऊंगा। अब चुपचाप सीधे तरीके से मुझे पैसे दे दे, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमित के इतना कहने के बाद भी आरती उसे पैसे नहीं देती, जिसके बाद अमित उसके साथ जोर जबरदस्ती करके सारे पैसे छीन लेता है और उन पैसों को ले जाकर क्लब में दारू और लड़कियों के ऊपर उड़ाने लगता है। दोनों बाप बेटे रोजाना ममता और आरती के ऊपर इसी प्रकार अत्याचार करते रहते हैं, जिसके चलते वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उनके पास न काम था और न ही पैसे। शराब की मचमची मच रही है। जब तक शरीर में शराब नहीं जाएगी तब तक मेरे शरीर को राहत नहीं मिलेगी। अब मैं शराब कैसे पीऊं? बबलू ये सोचकर अपनी पत्नी ममता के पास आता है और उसके गले से मंगलसूत्र छीन लेता है। आखिरकार मेरी शराब पीने का इंतजाम हो ही गया। अजी, मेरा मंगलसूत्र मुझे वापस दे दो। आप इसे क्यों बेच रहे हो? एक शराब के चलते आप मेरा मंगलसूत्र बेच दोगे क्या? बबलू उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उसको जाता हुआ देख उसका बेटा अमित उससे कहता है, अरे पिताजी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? थोड़ी मेहरबानी मुझ पर भी कर दो। अमित अपने पिता बबलू के साथ पीने खाने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद बेचारी ममता रोती रह जाती है। इन दोनों बाप बेटों को थोड़ी भी शर्म नहीं बची है। बहू, एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से चलते हैं। हम दोनों अपना जीवन अकेले ही बिता लेंगे। ममता की ये बातें सुनकर ममता की बहू आरती अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर निकल जाती है, जिसके बाद वो यहाँ से वहाँ काम ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता। जिसके बाद वो चलते चलते एक लकड़ी की फैक्ट्री के पास पहुँच जाती है। माँ जी, लगता है इस फैक्ट्री में हमारे लिए कोई ना कोई काम तो जरूर होगा। हमें इस फैक्ट्री में ही काम के लिए बात करनी चाहिए। आरती और ममता फैक्ट्री में काम की बात करने की कोशिश करते हैं। उन्हें दो आदमी खड़े हुए नजर आते हैं, जिसके बाद वो उनसे काम मांगती हैं। देखो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, इस फैक्ट्री में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अभी पूरी वर्कर की टीम चल रही है, यहाँ जगह कहीं नहीं है। लखन की ये बात सुनते ही बेचारी आरती और ममता वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लखन के साथ खड़ा हुआ राघव उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद लखन उन दोनों को जाते हुए रोक लेता है। हमारी फैक्ट्री में कोई काम तो नहीं है, लेकिन हमारी फैक्ट्री में जो बेकार की लकड़ी निकलती है, तुम्हें उस कूड़े में फेंकने का काम मिल सकता है। ये सुनते ही आरती और ममता खुश हो जाती हैं और काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक दो दिन तक वो लकड़ियां फैक्ट्री से उठाती हैं और कूड़े में फेंक देती हैं, लेकिन एक दिन अचानक से आरती अपनी सास ममता से कहती है, अरे माँ जी, हम और कब तक ऐसे ही कूड़ा उठाते रहेंगे? हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। कई दिनों से मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम इन लकड़ियों से एक ऑटो रिक्शा बनाएं, जिसकी मदद से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
आरती का सुझाव ममता को अच्छा लगता है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर लकड़ी से एक ऑटो रिक्शा बनाती हैं। ऑटो रिक्शा दिखने में बहुत अलग होता है। आओ आओ, लकड़ी के ऑटो में बैठो। ऐसा लकड़ी का ऑटो रिक्शा कहीं नहीं देखा होगा। आरती के ऐसा कहते ही दो सहेलियां उनके ऑटो में बैठ जाती हैं, जिसके बाद आरती ऑटो रिक्शा चलाते हुए उन्हें उनके घर तक पहुंचा देती है। मैंने हमेशा आदमियों को ऑटो चलाते हुए देखा है, पहली बार किसी औरत को ऑटो चलाते हुए देख रही हूँ। और फिर तुम्हारा ये लकड़ी का ऑटो रिक्शा भी बहुत अच्छा है, इसने तो हमें हवा के साथ साथ हमारे घर तक पहुँचा दिया। तानिया और शिल्पा दोनों बहुत खुश होती हैं और आरती को पैसे देकर अपने घर में चली जाती हैं, जिसके बाद आरती बाकी सवारियों को बिठाने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम तक आरती लकड़ी के ऑटो में कई सारे ग्राहकों को बिठाती है और उन्हें उनके घर तक छोड़ आती है, जिसके चलते वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। वहीं दूसरी उसकी सास लकड़ी की फैक्ट्री का काम छोड़ती नहीं है और वो लकड़ियों का कूड़ा फैक्ट्री से उठाकर इकट्ठा करती रहती है। अरे वाह, आज तो काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी हो गई। इन लकड़ियों से तो एक और ऑटो रिक्शा बन सकता है। ममता एक और लकड़ी का ऑटो रिक्शा बनाने का सुझाव आरती को दे देती है, जिसके बाद आरती एक और लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना देती है। दोनों सास बहू लकड़ी का ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते गांव में वो दोनों लकड़ी का ऑटो रिक्शा चला चलाकर बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं। अरे पूरे गांव में सबसे अच्छा ऑटो रिक्शा तो ये लकड़ी का ऑटो रिक्शा है, हवा की तरह घर पर पहुंचा देता है। जब से ये लकड़ी का ऑटो रिक्शा हमारे गांव में आया है, लोग अपने घरों पर जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। गांव के सभी लोग आरती और ममता के ऑटो रिक्शा की खूब तारीफ करने लगते हैं, जिसके बाद वो पैसा कमा कमा कर और लकड़ी के ऑटो रिक्शा बनाना शुरू कर देती है। अब दोनों सास बहू गरीब लोगों को किराए पर ऑटो रिक्शा देना शुरू कर देती हैं, जिससे उन दोनों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और वो घर बैठे पैसा भी कमाने लगती हैं। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। वे दोनों अपने जीवन में सुखी से रह रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ कौन है। आरती जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका पति अमित और उसके ससुर बबलू खड़े होते हैं, जो उससे माफी मांगने लगते हैं। अरे हमें माफ कर दो बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी गलतियों के चलते हमने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आज हमें अपनी गलती का पछतावा है। मैं जानता हूँ हम दोनों माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर देना। तभी उन्हें माफी मांगते हुए ममता भी देख लेती है और कहती है, चलो, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। अब तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास ना तो घर है ना कोई रहने का ठिकाना। तुम चाहो तो हमारे साथ रहकर हमारे लकड़ी के ऑटो रिक्शा चला सकते हो। ममता अपने पति और अपने बेटे को लकड़ी के ऑटो रिक्शा को दे देती है, जिसके बाद वो दोनों लकड़ी के ऑटो रिक्शा चलाकर पैसा कमाने लगते हैं और अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे हैं। गरीब बहू की जादुई क्रीम और पार्लर। देखिए सेठलाल, मेरे पति का तो काम छूट गया है। अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। मैं एक पार्लर खोलना चाहती हूँ। मुझे उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है। ये मेरे जमीन के कागज हैं, मैं इन्हें गिरवी रखने आई हूँ। अच्छा बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? सेठलाल, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। इतने में मैं अपनी एक पार्लर की दुकान खोल लूंगी। सेठलाल उसे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन सेठलाल पैसे देने से पहले उससे एक पेपर पर दस्तखत करवा लेता है। अगर तुमने 6 महीने में मेरे सारे पैसे वापस नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। श्रुति को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप पैसे लेकर घर आ जाती है। वो सबसे पहले पैसे अपने मंदिर में अपनी देवी माँ के चरणों में चढ़ा देती है। देवी माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं एक नई दुकान खोलने की सोच रही हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि मेरी दुकान पर बरसाई रखना। मुझे माफ कर दो श्रुति, मेरा काम छूट गया और तुम्हें अब इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रुति 2 लाख रुपए अपनी दुकान में लगा देती है, लेकिन पार्लर की दुकान खोलने के बाद भी उसका पार्लर बिल्कुल भी नहीं चलता। उसका तो रोज का खर्चा भी नहीं निकल पाता। वहीं दूसरी तरफ 6 महीने होने ही वाले थे। श्रुति अपनी देवी माँ के आगे रोने लगती है। देवी माँ, ये सब क्या हो रहा है? मैंने 2 लाख रुपए का कर्जा तो ले लिया, लेकिन अब उसे चुकाना बहुत मुश्किल है। मेरी दुकान भी चल नहीं रही। देवी माँ, कुछ करो। तभी देवी माँ की मूर्ति के अंदर से साक्षात देवी माँ निकलकर श्रुति के सामने प्रकट होती हैं। श्रुति,
तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जादुई क्रीम लेकर आई हूँ। देवी माँ श्रुति को जादुई क्रीम देती हैं। श्रुति, तुम इस जादुई क्रीम का इस्तेमाल करके काले लोगों को गोरा कर सकती हो, जिससे तुम्हारा पार्लर अच्छे से चलेगा। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और श्रुति जादुई क्रीम को अपने पार्लर में ले आती है। उसके पार्लर में आते ही एक कस्टमर आती है। देखो, ये मेरी बेटी है, ये बहुत ज्यादा काली है, जिसके चलते इसकी शादी नहीं हो पा रही है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसका कुछ करो ताकि इसका रिश्ता तय हो सके। आज इसे देखने वाले भी आ रहे हैं, अगर तुम इसका कोई अच्छा सा मेकअप कर दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी के चेहरे पर एक ऐसी क्रीम लगाऊंगी कि उसके लगाने के बाद वो बहुत खूबसूरत और सुंदर हो जाएगी और उसका रंग बहुत गोरा हो जाएगा। श्रुति देवी माँ की दी हुई जादुई क्रीम उस लड़की के चेहरे पर लगाती है। देखते ही देखते वो लड़की बहुत गोरी और खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, ये तो करिश्मा ही हो गया। तुमने तो मेरी बेटी को एकदम हूर की परी बना दिया। आपका ये पार्लर तो जादुई पार्लर है। जो बड़े से बड़े डॉक्टर और अच्छी से अच्छी क्रीम नहीं कर सकी, वो आपकी इस क्रीम ने कर दिया। ममता बहुत खुश होती है और श्रुति को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ममता अपनी कॉलोनी की कुछ और लड़कियों को भी लेकर आती है। जैसे आपने ममता बहन की बेटी का रंग गोरा किया, वैसे ही हम सभी का भी कर दो। चिंता मत करो, मेरा पार्लर कोई मामूली पार्लर नहीं है, ये एक जादुई पार्लर है। इसमें जो भी आएगा वो गोरा और खूबसूरत होकर ही जाएगा। श्रुति एक एक करके उन तीनों लड़कियों के चेहरे पर जादुई क्रीम लगाती है, जिसके बाद वो तीनों लड़कियां देखते ही देखते गोरी हो जाती हैं। अरे वाह, मेरे नाम जैसा मेरा रूप हो गया है। मुझे तो अपना ये रंग बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 2 साल से मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मेरे कालेपन की वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। अब मैं बहुत गोरी हो गई हूँ, अब वो मेरे पास खींचा चला आएगा। अपना ये रंग देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो तीनों श्रुति को पैसे देती हैं और वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही देखते श्रुति के पास अब बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं, जो उसके पार्लर में आने से पहले तो काले होते हैं, लेकिन जाते वक्त खूबसूरत और गोरे हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे श्रुति का पार्लर बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और वो अच्छा खासा कमाने लगती है, जिसके चलते वो अपने मकान के समय को पूरा होने से पहले ही सेठ लाल को पैसे देने पहुंच जाती है। सेठ लाल, ये रहा तुम्हारा सूद समेत पूरा पैसा। अब मुझे मेरी जमीन के कागजात वापस दे दो। लोगों को पैसा देते हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज पहली बार किसी ने मेरा पैसा समय पर लौटाया है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता। चलो अच्छी बात है, ये लो तुम्हारी जमीन के कागजात। श्रुति अपनी जमीन के कागज देखकर बहुत खुश होती है और सीधा अपने घर में जाकर देवी माँ से आशीर्वाद लेने लगती है। देवी माँ, आज जो कुछ भी मैं हूँ केवल आपकी ही बदौलत हूँ। आज अगर आपने मेरा साथ ना दिया होता तो पता नहीं क्या होता। आपकी दी हुई जादुई क्रीम की मदद से मैं फर्श से अर्श पर आ गई। श्रुति ये सब अपनी देवी माँ से कह ही रही होती है कि तभी सेठ लाल खिड़की से श्रुति की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये राज है इसके पास इतना पैसा आने का। इसके पास देवी माँ की जादुई क्रीम है। अब मैं इस क्रीम को इससे चुरा लेता हूँ। श्रुति देवी माँ के पास रखी जादुई क्रीम उठाकर अपने पार्लर में पहुंच जाती है और वहां आई हुई एक कस्टमर के चेहरे पर जादुई क्रीम लगाती है। अरे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जो मैंने ये क्रीम आपके चेहरे पर लगाई, उसके बाद आपका चेहरा खिलखिल उठेगा। श्रुति जादुई क्रीम को मेघा के चेहरे पर लगाती है, जिसके बाद देखते ही देखते मेघा खूबसूरत हो जाती है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप बहुत खूबसूरत हो जाओगी। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी खूबसूरत हो जाऊंगी। भगवान आपका बहुत भला करे। मेघा श्रुति को पैसे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद श्रुति बाकी के कामों में लग जाती है। सेठ लाल किसी तरीके से छुपकर पार्लर के अंदर आता है और क्रीम चुराकर वहां से भाग जाता है। क्रीम चुराने के बाद वो सीधा अपने घर जाता है और शीशे में अपने आप को देखकर कहता है, अरे जरा मैं भी इस क्रीम को लगाकर देखूं, क्या ये क्रीम मुझे भी गोरा कर देगी। सेठ लाल जैसे ही जादुई क्रीम को अपने चेहरे पर लगाता है, उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ जाता है। अरे ये क्या? अरे मेरा चेहरा तो एकदम काला पड़ गया है। अरे अब मैं क्या करूं? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया?
सेठ लाल अपना मुंह ढककर श्रुति के पार्लर में जाता है और जादुई क्रीम श्रुति को वापस लौटाते हुए कहता है, अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी ये जादुई क्रीम चुरा ली थी लालच के चलते, लेकिन अब मुझे सबक मिल गया है। मैं जैसा था वैसा ही कर दो, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। श्रुति अपने हाथों से सेठ लाल के चेहरे पर दोबारा से क्रीम लगाती है, जिसके बाद वो पहले की तरह हो जाता है। अरे बाप रे बाप, क्या कमाल है ये जादुई क्रीम और तुम्हारा जादुई पार्लर। भगवान तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। सेठ लाल वहां से चला जाता है, जिसके बाद श्रुति अपनी जादुई क्रीम से लोगों को गोरा कर करके अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। नई चुड़ैल बहू का जादुई लहंगा। शोरूम में लहंगा पहनकर रील बनाते हुए, हाय हाईलाइट करा दे मेरे काले बाल वे कितों सजा के रखा सूट पुरानिया, मैनू लहंगा ला दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू किथे लेकर जानिया, वे मर जानिया। ये बन गई मेरी रील, अब अपलोड करूंगी। मैडम अगर आपको ये लहंगा लेना है तो बता दीजिए, आप फ्री में रील्स मत बनाइए प्लीज, ये अलाउ नहीं है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, अगर थोड़ी सी देर के लिए मैंने आपका लहंगा पहनकर ट्राई कर लिया तो इसमें क्या ही जा रहा है। वैसे भी मैं फेमस होंगी तो आपका लहंगा फेमस होगा, जिसे देखकर लोग यहाँ पर खरीदने आएंगे। आपको ये लहंगा चाहिए तो बताइए, वरना टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाउ कुड यू से दिस टू मी? अब मुझे यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी, मैं कहीं और से लहंगा ले लूंगी। मैम सॉरी, आप यहीं से ले लीजिए ना लहंगा ये वाला। नहीं, मुझे नहीं लेना अब। रागिनी क्यों नखरे कर रही हो, ले लो इसे ही। तुम तो मत ही बोलो, अपने लिए शेरवानी खरीद कर बैठ गए हो ना, लेकिन मुझे चाहिए बढ़िया से बढ़िया लहंगा। तुम जानते हो ना, उस लहंगे को पहनकर मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, शर्माऊंगी और नाचते हुए स्टेज पर जाऊंगी। कोई चाहे कितना रोके करूंगी प्यार, मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। ये चुड़ैल और कितनी बार अपनी अदाओं से मेरा दिल लूटेगी। जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन्हें मैंने मार सटिया ओहो। उनका डांस देखकर स्टाफ उन्हें भगा देता है, जिसके बाद दोनों दूसरे मॉल जाकर लहंगा ढूंढते हैं। रागिनी कहती है, जान मुझे ये रेड और गोल्डन कलर का लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर बहुत खलेगा, मैं इसे ट्राई करूं? नहीं, तुम यहाँ ट्राई करोगी तो फिर से लहंगा पहनकर रील बनाओगी। घर चलो, परसों हमारी शादी है, तभी पहन लेना। सुनिए, आप इसे पैक कर दीजिए। माधव क्या है, तुम्हें जरा सी मुझे मेरे मन की भी करने दिया करो। तुम्हारी मन की ही हो रही है, घर पहुँच जाओ, तुम्हारी मेहंदी भी लगेगी, फिर हल्दी भी, और मुझे भी तो घर पर काम है। ठीक है, खड़ूस होने वाले भूतिया पति। इस तरह माधव वो लहंगा लेकर रागिनी को दे देता है और कार से उसे अपने ससुराल ड्रॉप कर देता है। तभी रागिनी की चुड़ैल माँ मोहिनी आकर कहती है, ले आई मेरी बेटी महंगे वाला लहंगा दामाद जी को लूटकर। हाँ मम्मी, मैंने तो उन्हें बहुत चक्कर कटवाए, आप तो जानती हैं आसानी से लहंगा पसंद नहीं आ रहा। बड़ी मुद्दतों के बाद मुझे लहंगा पसंद आया। ओके मम्मी। रागिनी की माँ चली जाती है। तभी रागिनी अपनी शादी का जोड़ा पहनकर कहती है, हाय मर जावा, गुड़ खाकर मैं इतनी सुंदर भी हो सकती हूँ, पता नहीं था। मेरा बस चले तो रोज लहंगा पहनूं। उन्होंने वहां तो रील बनाने नहीं दी, यहाँ बना लेती हूँ। पता नहीं शादी में रील बनाने का मौका मिले या ना मिले। सबकी बारातें आई हो, सबकी बारातें आई, डोली तो भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। नाचते नाचते रागिनी गिर जाती है, जिससे उसका लहंगा फटने की आवाज आती है। ये देखकर वो कहती है, अरे मोरी मैया, ये क्या, मैंने अपने लहंगे का शादी से पहले ही स्वाहा कर दिया। अब माँ मुझे छोड़ेंगी नहीं और माधव जी तो जान ही ले लेंगे मेरी। लहंगा कैसे ठीक होगा? जादू करती हूँ। शिन शिन शू, शिन शिन शू। चुटकी बजाकर रागिनी अपना लहंगा ठीक करने की कोशिश करती है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता और रोते हुए अपने स्वर्गवासी पिता की तस्वीर देखकर वो कहती है, पिताजी अब क्या होगा? आपकी बेटी की शादी कैसे होगी? मेरा लहंगा फट गया, मैं बहुत मुश्किल में आ गई हूँ, लगता है अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ये कहकर वो अपने हल्दी और मेहंदी की रस्म में चली जाती है। तभी उसके भूतिया पिता की आत्मा आकर कहती है,
मैं अपनी बच्ची को ऐसे परेशान नहीं देख सकता, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। मैं इसके लहंगे को जादुई लहंगा बना दूंगा जिससे उसके ससुराल वाले बहुत खुश रहेंगे। तभी चुटकी बजाते ही वो लहंगा एक चमचमाता नया लहंगा और जादुई लहंगा बन जाता है, जिसकी खबर रागिनी को नहीं होती। तभी वो अपने कमरे में जाकर लहंगे को देखती है। अरे मेरा लहंगा तो फट गया था, ये इतना शाइन कैसे कर रहा है? ठीक कैसे हो गया? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। किसी से पूछ भी नहीं सकती वरना पता चल जाएगा। छोड़ो, जिसने भी मेरा महंगा लहंगा ठीक किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन दोनों भूत और चुड़ैल की शादी धूमधाम से हो जाती है, जहाँ उसकी सास प्रेमा चुड़ैल कहती है, बहू तेरा लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, एक डांस तो कर दे मेरे बेटे के साथ। जरूर माँ जी। हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। अरे तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी सोनिए। हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। हम घर में कहीं छुप जाएंगे। रागिनी के डांस करते ही उसके लहंगे से सोने के सिक्के की बरसात होने लगती है। ये देखकर सास कहती है, अरे वाह बहू, तेरे लहंगे से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। महंगे वाला लहंगा बनवाया है लगता है। भला मेरे लहंगे से सोने के सिक्के कैसे निकल सकते हैं? ये कैसा जादू है? हाँ माँ जी, महंगा है बहुत। चलो तुम दोनों थक गए होगे, गृह प्रवेश करती हूँ। प्रेमा के गृह प्रवेश करते ही उसके लहंगे में से तेज रोशनी निकलती है और सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। भला मैंने इतना भी लहंगा नहीं महंगा दिलाया जो सोने के सिक्के निकलने लगे। जरूर इसने ही कारस्तानी कर ली होगी अपने जादू से माँ का दिल जीतने के लिए। अरे वाह वाह भाभी, आपका लहंगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लहंगे से जो पैसे निकल रहे हैं, क्या उससे आप मेरी थोड़ी मदद करेंगी? मुझे अपने लिए आईफोन लाना था। अरे हाँ हाँ ननद जी, ये सारे सोने के सिक्के आपके हैं मेरी तरफ से। लगता है मेरी चुड़ैल बहू खजाने की देवी है। देखो तो ससुराल में आते ही पैसे बरसाने शुरू कर दिए। इससे पता है इसके ससुराल वाले कितने गरीब हैं। अरे माँ जी, खुद को ऐसे गरीब मत कहिए। अब तो मैं आ गई हूँ तो पैसा ही पैसा है। तभी रागिनी के भूतिया ससुराल वाले उसे झूले पर बिठाकर कहते हैं, बहू तुझे घर में अब से काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तू महारानी की तरह फरमाइश कर, तुझे जो चाहिए हमें बता। अरे भाभी, आप मुझसे कहना, आपके सारे कपड़े मैं प्रेस करूंगी। जो बोलोगी वो खिलाऊंगी। वड़ा पाव, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, नान, छोले, पूड़ी। ठीक है माँ जी। ऐसे ही रागिनी चुड़ैल के ससुराल वालों को पैसों की जरूरत होती है, तो रागिनी थोड़ा अपने जादुई लहंगे से उनकी मदद कर दिया करती थी। शाम को रोते हुए एक बूढ़ा उसके पास आकर कहता है, अरे बेटा, मेरी मदद करो, मेरी पोती बहुत बीमार है और मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद करो। बाबा, आप अंदर आइए और खाना खा लीजिए, मैं पैसे लाती हूँ। तभी रागिनी खाना देकर उसे चली जाती है और अपना जादुई लहंगा पहनकर जैसे ही चलती है तो फिर से सोने के सिक्के निकलते हैं। इन सोने के सिक्कों को वो उन बाबा को देकर कहती है, बाबा, ये सोने के सिक्के हैं, इन्हें बेच देना। उन पैसों से आपकी बहुत मदद हो जाएगी और खाना खा लीजिए। अरे बस बेटा, पेट भर गया। ऐसे ही तू हर गरीब की मदद करके उनका मसीहा बनना बेटा। वो पैसे लेकर चले जाते हैं। तभी सास बहू के पास अच्छा खाना लाकर कहती है, ले बहू, मैं तेरे लिए अटरम शटरम लेकर आई हूँ, खा ले, बहुत बढ़िया बनाया है। अरे वाह 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 वाह, जानती हूँ आपको बदले में कुछ चाहिए। बताइए क्या चाहिए? अब बहू, मैंने कभी सोने का हार या सोने की अंगूठी और कंगन कुछ नहीं पहना, इसलिए तू मुझे सोने के सिक्के दे दे ताकि मैं उनसे सोने के जेवर बनवा लूं। आधे तू ले लेना, आधे मैं। अरे माँ जी, इतनी सी बात बस। तभी रागिनी कमरे में जाकर अपना लहंगा पहनती है। उसके चलते ही उसे बहुत सारे सोने के सिक्के बरसते हैं। इन सिक्कों से बहुत सारे बनवा कर प्रेमा चुड़ैल गहनों से लद जाती है। एक दिन रागिनी कहती है, मेरे जादुई लहंगे की वजह से सब खुश हैं, पर आखिर जादुई लहंगा कैसे बना? तभी उसके पिता की आत्मा उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, मेरी बेटी मुझसे कुछ मांगे और मैं पूरा न करता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? पापा, आप? ये कहकर उसके पिता गायब हो जाते हैं और रागिनी चुड़ैल अपने पिता के प्यार को समझ जाती है और अपने जादुई लहंगे के राज को राज बनाए रखती है और दूसरों की इससे मदद भी करती है।